अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं स्टेप वाइज आप लोगों के साथ सारा अपना जर्नी शेयर करूंगी कि कनाडा में लैंड होने के बाद वो कौन कौन से स्ट्रगल्स हैं जिससे न्यू कमर्स को गुजरना होता है, वो कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक एक स्टेप करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने होम कंट्री से कनाडा मूव हो रहे होते हैं तो सबसे बड़ा जो एक मसला आ जाता है हमारी लाइफ में, वो ये कि हमारी सारी रूटीन चेंज हो जाती है। हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, ऑफिस के चक्कर लगाने में बहुत टाइम लग रहा होता है। आप में से जो भी लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, अपनी जो हमारी आइल्स वगैरह या जो भी इंग्लिश का टेस्ट होता है उसके डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे करने होते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट्स, आईडीज, हो सकता है कुछ लोगों को रिन्यू भी करवाने पड़ रहे होते हैं। पासपोर्ट अक्सर रिन्यू करवाना पड़ रहा होता है, कुछ का बना हुआ ही नहीं होता तो वो फर्स्ट टाइम बनवा रहे होते हैं। बच्चों के हम बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स और ये चीज़ें बनवा रहे होते हैं। और उसके अलावा भी मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे ऑफिस में जाना, अपॉइंटमेंट लेना, फिर लाइनों में लगना, फिर कई कई दिनों के बाद जाके वो चीज़ रिसीव हो रही होती है। और ये सारा जो चल रहा होता है प्रोसेस, हमें लगता है बहुत टायरिंग है, बस इसके बाद जब हम लैंड हो जाएंगे ना तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो होता ऐसा नहीं है। जब पाकिस्तान में हमने कुछ अरसे में, यानी कि जब कनाडा के लिए अप्लाई करने में अपने होम कंट्री से हमने इतना टाइम लिया है हमने, तो यहाँ आने के बाद आप इमेजिन करें कि एक नई कंट्री में, एक नया मुल्क है, एक बिल्कुल नई जगह है, तो वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आपको कितना टाइम लगेगा। पाकिस्तान अपने कंट्री में तो हम कई सालों से होते हैं, होम कंट्री में तो हम बचपन से होते हैं, तो बचपन से हमारा बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमारी आईडी कार्ड्स भी हमारे बने हुए होते हैं। तो यहाँ आके तो हमें सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा टायरिंग हो सकती है। तो कनाडा आने के बाद सबसे पहला काम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 या 7 to 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, ये इतना जल्दी नहीं होता। ठीक है, इसको पहले से हमें जहन में रख के आना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि हमें पहले ही दिन हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब चंद दिनों में ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम बहुत एफर्ट भी लगाते हैं ना तो भी स्लोली सारा कुछ होता है। और उसमें क्या क्या चाहिए, उसमें देखें आप, सिन नंबर्स चाहिए होते हैं सबसे पहले तो, हमने अपने बैंक अकाउंट्स बनवाने होते हैं। और इसके अलावा यहाँ का हमें अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीआर कार्ड चाहिए होता है। पीआर कार्ड जब तक नहीं होता तो हम अपने जो लैंडिंग पेपर्स हैं उनको ही यूज़ कर रहे होते हैं और अपने काम करवा रहे होते हैं। कितनी जगहों पे हमने अप्लाई करना होता है, इतने सारे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं जिनके लिए अप्लाई करना होता है, चाइल्ड बेनिफिट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग अपने रेंटल जो बेनिफिट्स हैं वो भी रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से, कुछ लोग इनकम असिस्टेंस भी रिसीव कर रहे होते हैं। वो कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट वीज़ाज़ की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जो हमारी कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर, उसमें आई गेस ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम अभी इंफॉर्मेशन ली थी तो हमें अभी तक तो यही बताया गया है, लेकिन बाज़ दफ़ा डिफरेंट भी हो जाती है। बहरहाल इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जब जॉब के लिए सर्च करनी होती है, उसमें इतना कुछ अपना अप टू डेट करना होता है, अपना रिज्यूमे बनाना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और सिर्फ एक रिज्यूमे नहीं बनाना, कोई 15-20 किस्म के रिज्यूमे बनाने होते हैं, कवर लेटर्स बनाने होते हैं। ये भी डॉक्यूमेंटेशन में ही कंसिडर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बच्चों के अगर स्कूल में एडमिशन करवाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि हम बच्चों को ले जाते हैं, स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, मैक्सिमम वो हमसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग लेंगे और ज़्यादा नहीं तो कोई एक और डॉक्यूमेंट मांग लेंगे बस। यहाँ पर एक एक चीज़, उसका लैंडिंग पेपर, जिसके बर्थ सर्टिफिकेट, जिसकी जो उनकी वैक्सीनेशन हुई हुई हैं उसके कार्ड्स, कि वो सारी कंप्लीटेड हैं कि नहीं है, बच्चों को कोई एलर्जी तो नहीं है, एक एक चीज़ बहुत माइन्यूट डिटेल्स उनको बतानी होती हैं और विद पूरा प्रूफ उनको बताना होता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी दिखानी होती है। तो वो चीज़ बहुत हेक्टिक होती है। मतलब एज अ न्यू कमर हमारे ऊपर एक तरह से हम एक जेट लैग चल रहा है, एक बड़ा हम स्ट्रेस में हैं, और साथ साथ हमने ये भी करना है, बच्चों के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, फिर हमने जॉब सर्च करनी है, और ये सारा कुछ मिला के तो ये
चीजें ना इकट्ठी एकदम से आ जाती हैं। और फिर साथ अनसर्टनिटीज, मतलब कुछ पता नहीं है, चीजें हो रही हैं, यानी कि हमें नहीं पता, हमें अपॉइंटमेंट ली, वो मे बी किसी वजह से डिले हो गई और हमें वो चीज़ ज़रूरी चाहिए थी, किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो ये चीज़ें आगे पीछे जिस तरह हमारे होम कंट्रीज में हमारे साथ होता है, तो वैसे ही यहाँ भी होता है। ऑब्वियसली यहाँ भी इंसान ही काम कर रहे हैं और चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन सी सिचुएशंस भी पैदा हो जाती हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या, अपने आईडीज जो हमने कलेक्ट करने हैं वो चाहिए होते हैं, बच्चों के स्कूल, बच्चों का मे बी अगर आप डे केयर कराएं वो कैसे कराना है, उसकी सब्सिडी कैसे करानी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर आगे फर्दर कैटेगरीज में जाते जाएं तो बहुत डिटेल्स में ये मसले हैं, ये चीज़ें हैं। कि अब मैं बात करूंगी कि जॉब्स के लिए क्या क्या चाहिए। रेज्यूमे की तो हमें पता है पहले से कि रेज्यूमे तो चाहिए ही चाहिए। रेज्यूमे के अलावा आप देखें जॉब के लिए स्किल्स चाहिए, ठीक है। हम एक नए मुल्क में आ गए हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ आके हमें हमारी पुरानी जो स्किल्स हैं उनको ये लोग कंसिडर करेंगे। हाँ, मे भी किसी जमाने में किया जाता हो, ठीक है, हो सकता है आपने सुना हो कि कोई पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी कनाडा गया और उसको जाते साथ ही जॉब मिल गई, किसी जमाने में ऐसा होता होगा। बट इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ के ही लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। यहाँ के अपने जो कैनेडियन नेशनल लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनकी यहाँ की एजुकेशन है, जिनका यहाँ का जॉब एक्सपीरियंस है, इवन उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। मैं वर्ड BC वगैरह जाती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो फुल अंग्रेज हैं, मतलब यहीं के हैं, और वो भी बेचारे बैठे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस तरह की सिचुएशन है। तो बहरहाल डराना आपको मकसद नहीं है, मैं आपको रियलिटीज बताना चाह रही हूँ। तो होता ये है कि उस जो भी फील्ड है जिसमें हम जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अर्सा शेफ के लिए ट्राई किया, ठीक है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्टिफिकेशन बेसिक एंट्री लेवल जॉब की जो थी वो मैंने ली। मुझे लगा कि हाँ मैंने तो सर्टिफिकेशन ले लिया कनाडा से, तो बड़ी बात है, मेरे रिज्यूमे में एक चीज़ आ गई है। 2 सर्टिफिकेशंस थी, दोनों मैंने लाइसेंसेस मुझे प्रॉपर मिली हैं, वो ऐड किए। तो अभी मैंने जब स्टार्ट में अप्लाई किया था तो 20 to 25 जगह पे किया था, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं किया। तो उसका अभी तक आप देख लें कि कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो वो जो सर्टिफिकेशंस होती हैं ना, वो काफ़ी नहीं होती हैं, कहने का ये मकसद है। मकसद ये कि अगर आपने सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो ज़रूर लें, उसके अलावा आप कोई प्रॉपर उस पर कोर्स करें, कोई एजुकेशन लें, उसका पूरा एक टाइम पीरियड का कोर्स कंप्लीट करके फिर उसका लाइसेंस लें एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में, फिर जाके वो हो सकता है आपकी रेज्यूमे जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब जाके मुझे एक चीज़ और रियलाइज हो रही है कि जहाँ भी हम बात करते हैं, आज जैसे मेरी अपनी जॉब कोच के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो वो मुझे ये कह रही थी कि आपको हम जो रिक्रूटर्स हैं वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि इसको ड्राइविंग आती है कि नहीं। अगर हम इसको किसी और जगह भेजेंगे तो ये जा सकती है खुद, क्या नहीं जा सकती। मतलब अब वो ये भी चीज़ आ गई, हमने कभी सोचा भी नहीं था पाकिस्तान में रहते हुए कि हमने अगर शेफ की जॉब करनी है तो वो हमसे पूछेंगे कि तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या नहीं। या मैंने आइल्स के इन्विजिलेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो मुझसे बोलेंगे कि तुम्हें अगर ड्राइविंग आती है तो हम तुम्हें रखेंगे। यहाँ एग्जैक्टली ऐसा है। मैंने आइल्स की लिए भी 2-3 जगहों पर इंफॉर्मेशन ली है, तो वहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है बाकायदा कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो हम आपको ये जॉब देंगे। जो जिनको ड्राइविंग आती है हम उनको प्रेफर करेंगे। ड्राइविंग आती है से मुराद जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कनाडा का। तो भाई ये चीजें इस तरह से चल रही हैं। मतलब इस हद तक जॉब्स का मसला है कि अब कोई ये नहीं देखता कि इसके पास ये स्किल है या नहीं है, वो ये भी देखते हैं कि भाई इसको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। तो चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर ही क्यों ना हो, वो चेक करेंगे कि अच्छा ये बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दे सकती है, इसकी अपने पास गाड़ी है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम इसको जॉब देंगे। इस तरह से जो है ना हालात वो हो चुके हैं। जब अपने होम कंट्री से हम आ रहे होते हैं तो हमें बस ये है कि बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर रहें कि 1 साल आपका जो है वो बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे आपने यहाँ आने की तैयारी की थी ना, वहाँ पे 1-2 साल आपके लग जाते हैं, कुछ लोगों के इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो उसमें फुल टाइम हमें होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, एक अनसर्टेनिटी सी होती है।
और हम हर वक्त मेहनत कर रहे होते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट की कमी है तो चलो वो कर लिया, HEC से डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने में वो बड़ा एक क्रिटिकल सा टाइम होता है, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। तो उससे आप अंदाजा लगाएं जो क्या है वो वाला HEC वाला जो टाइम होता है। तो यहाँ आके ना आपको हर दूसरे दिन इस तरह की कोई ख्वारी उठानी पड़ेगी, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहीं एप्लीकेशन भेजनी है, चाहे यहाँ फैसिलिटीज हैं ये लोग आपके बिहाफ पे कर रहे होते हैं, बट स्टिल आपको हर चीज में खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हम एक जगह जाकर किसी इदारे में जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारे बिहाफ पर आप ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें, तो वो करेंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन का जो फॉर एग्जाम्पल कोई कोड है, कोई एक एक्सेस कोड है, वो हमें पता होगा तो हम किसी और जगह पे उसका रेफरेंस दे सकेंगे ना। तो वो हमें नॉलेज फिर भी सारी खुद करनी है, लेनी है उस चीज की। हम किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ वो हमारे बिहाफ पे कर देंगे, बाद में वो कह देंगे मैंने तो बस इतना सा काम किया था, बाकी आप खुद करें। उस एप्लीकेशन की डिटेल्स हमें जब तक नहीं पता होंगी तो हमारे बाकी सारे काम रुक जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें एक एक चीज की माइन्यूट डिटेल भी मालूम हो। तो इस तरह से हैं भाई चीजें, बहुत ही यानी कि समझ लें कि अपना हमें सब्र को बहुत ज्यादा बढ़ा के ना फिर यहाँ आना है, फिर सेटल होना है। तो अपने सब्र बर्दाश्त की चीज जो ये सलाहियत है ना, इसको इस पे वर्क करें। अगर आप आ रहे हैं ना कनाडा तो किसी से कोचिंग काउंसलिंग लें और अपनी इन चीजों को इम्प्रूव करें, ताकि यहाँ आने के बाद आपको ये चीजें मुश्किल ना लगें और आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। जो लोग होते हैं ना जो जरा सी बात पर अनसर्टन सिचुएशन पे घबरा जाते हैं, उनके लिए एक बहुत टफ चीज हो सकती है। तो वो अपनी इस हैबिट को अगर सीख जाएं कि किस तरह से हमने टफ सिचुएशंस को हैंडल करना है, अपने आप को नॉर्मल रखना है, अपने इमोशंस को जो है वो बढ़ने नहीं देना, स्टेबल कर लेना है, उनके लिए ये चीज इजी है, पॉसिबल है। और वो साल 1.5 साल निकाल लेंगे इजीली, तो फिर इंशाल्लाह वो यहाँ आके इजीली सेटल हो सकते हैं। ये मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ, कोई मशवरा नहीं दे रही। मैं मशवरा देना मेरा काम नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स बताना मेरा काम है, और ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इससे कोई हेल्प मिली होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मजीद भी अगर कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।